अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से 1950 ईस्वी, तो इसके न्यू बैच 2027-28 की क्लासेस हमने अपने चैनल पर स्टार्ट कर दी है। आज हम इसके यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए, आपके सिलेबस को हम चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे, तो इसलिए आपको हर एक चैप्टर पर अलग अलग वीडियो मिलने वाली है। बिल्कुल जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम उसी तरीके से आप लोगों की क्लासेस कराते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर सब कुछ आपको बताते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए, थर्ड सेमेस्टर में पेपर का नाम क्या होता है? आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1950 ईस्वी तक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का वो यही है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यानी कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आईं वो कब आईं, किस उद्देश्य से आईं और कब भारत में उन्होंने अपनी कोठी की स्थापना की, किस तरीके से यहाँ पर कंपनियां आती गई और सबसे मजबूत अंग्रेज कैसे हो गए, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत में पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच सभी आए थे, लेकिन यहाँ मजबूत कौन होता है? अंग्रेज होते हैं, क्योंकि उनकी जो योजनाएं थी वो काफी मजबूत थी, उनकी नौसेना मजबूत थी। इस तरीके से क्या होता है कि अंग्रेज यहाँ शासन स्थापित कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ने से पहले हम उनका परिचय जानेंगे कि आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत आना क्यों चाहती थीं और भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियां इतनी ज्यादा प्रेरित क्यों थीं। देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के देशों में व्यापार और समुद्री खोजों का नया युग शुरू हुआ, जिसे भौगोलिक खोजों का युग यानी एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। उस समय भारत जो है अपनी समृद्धि, मसाले, सूती रेशमी वस्त्र, नील, हीरे और मोती तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। देखिए, सभी यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ व्यापार करके बहुत अधिक लाभ कमाना चाहते थे, क्योंकि वो भारत से हर एक चीज सस्ती खरीदते थे और यूरोप में ले जाकर महंगी बेचा करते थे। यहाँ पर एक बात और आपको जानने वाली है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था। जितने भी यूरोप व्यापारी होते थे वो लोग भारत आने के लिए स्थल मार्ग का यूज करते थे, और वो स्थल मार्ग था कुस्तुनतुनिया, जो आज का इस्तांबुल है। तो स्थल मार्ग के जरिए यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे, भारत से वो वस्तुएं खरीदते थे और फिर उसी स्थल मार्ग यानी कुस्तुनतुनिया के माध्यम से वो अपने देश लौट जाया करते थे, और भारत के साथ व्यापार करके उन्हें काफी अधिक मुनाफा हुआ करता था। और जब 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य के शासक का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो यही जो स्थल मार्ग कुस्तुनतुनिया था बहुत ही बाधित और महंगा हो गया, जिससे यूरोपीय व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ। अब यूरोपीय व्यापारी इस कुस्तुनतुनिया के माध्यम से, इस रास्ते के माध्यम से भारत नहीं आ पाते थे, और जब वो भारत नहीं आ पाते थे अब स्थल मार्ग के माध्यम से, तो उन्हें एक नए रास्ते की खोज थी कि कौन सा ऐसा रास्ता खोजा जाए जिसके जरिए भारत पहुंचा जाए और भारत के साथ अपना व्यापार जारी रखा जाए। क्योंकि स्थल मार्ग बंद हो जाने की वजह से यूरोपीय व्यापारियों का काफी नुकसान हो जाता था। तो अब इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के देशों में व्यापार और समुद्री मार्ग की खोजों का एक नया युग शुरू हो गया, जिसे एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। तो अब देखिए, जब स्थल मार्ग बंद हो गया, यहाँ पर देखिए एक तरीके से मैंने समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है थोड़ा मैप की तरह। ये यूरोप है और ये हमारा भारत, और ये है वो जगह कुस्तुनतुनिया जो स्थल मार्ग था जिसके जरिए यूरोपीय व्यापारी यहाँ से आते थे और वो भारत पहुंचते थे और भारत के साथ व्यापार करते थे। लेकिन जब 1453 में इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये स्थल मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाता है, यूरोपीय व्यापारियों के लिए बाधित और महंगा हो गया। और अब यूरोपीय व्यापारी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस रास्ते से भारत पहुंचा जा सके। तो इसी खोज के परिणाम स्वरूप देखिए क्या होता है, 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट में पहुंचते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो लोग कहते हैं वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझने की है, भारत पहले भी था और भारत के साथ यूरोप का व्यापार भी होता था।
भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, बल्कि भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। किस तरीके से यूरोप से समुद्री मार्ग के जरिए भारत पहुंचा जा सकता है, उस रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की। इसीलिए कहा जाता है भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा से पहले भी एक नाविक कोलंबस भारत की खोज में निकले थे, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं और एक ऐसी जमीन पर पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि वो भारत पहुंच गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो भारत नहीं अमेरिका है। तो अमेरिका जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वो कोलंबस ने की, और कोलंबस के बाद वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग के जरिए केरल के कालीकट जिले में पहुंचते हैं, और यहीं से भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत पहुंचते हैं उसको केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। यानी कि यहाँ से देखिए, अगर वो निकले हैं यूरोप से तो एक रास्ता है अफ्रीका से गुजरते हुए, तो उससे वो सीधे नीचे से पहुंचते हैं जब, तो वो यहाँ केरल के कालीकट में पहुंचते हैं। तो अब यहीं से भारत आने के लिए एक मार्ग की खोज हो गई है, समुद्री मार्ग की खोज हो गई है, जिसको किसने खोजा है? पुर्तगालियों ने खोजा है। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने खोजा है। तो वास्को डी गामा जब भारत आते हैं 1498 में, तो भारत के साथ जब ये व्यापार करते हैं तो इनको 60 गुना मुनाफा होता है। अब धीरे धीरे ये बात हर जगह फैलती है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हो गई। तो अब हर देश के व्यापारी परेशान है कि उस मार्ग का पता लगाया जाए और भारत पहुंचा जाए। तो फिर धीरे धीरे सभी यूरोपीय कंपनियां उसी समुद्री मार्ग के जरिए भारत में आने लगती हैं और भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर देती हैं। तो आइए अब भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का नाम और उनके आगमन का वर्ष जानते हैं। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। देखिए, सबसे पहली कंपनी जो भारत आती है वो पुर्तगाली कंपनी है, जो 1498 में भारत आती है। उसके बाद डच आते हैं 1595 में। देखिए, डच तो 1595 में भारत आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो कंपनी बनती है वो 1602 में बनती है। उसके बाद अंग्रेज आते हैं 1600 में। देखिए, अंग्रेज के आगमन का जब आप वर्ष पढ़ेंगे तो आप 1608 देखेंगे, लेकिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, वो 1600 में ही हो गई थी। इसीलिए आपको 1600 याद रखना है। उसके बाद डेनिश आते हैं 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में। इस तरीके से 5 यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं। और देखिए, इन सभी का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करने का था, लेकिन धीरे धीरे वो भारत में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लेते हैं, किले बनाते हैं, सेनाएं रखते हैं, भारतीय शासकों की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, और समय के साथ इन यूरोपीय शक्तियों के बीच में व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष होने लगा। यानी यही जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, यही आपस में लड़ने लगती हैं भारत पर शासन करने के लिए। पहले तो सब आई हैं व्यापार का उद्देश्य लेकर, लेकिन भारत की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए इनका मकसद शासन करने का हो जाता है, और ये अब इनके बीच एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा हो जाती है और आपस में ये संघर्ष करने लगते हैं। और देखिए, अंत में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अधिक शक्तिशाली बनकर उभरती है। उसने अन्य यूरोपीय शक्तियों को पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। देखिए, कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है, किस वर्ष में कौन सी कंपनी की स्थापना की गई। पुर्तगाली कंपनी 1498 में बनाई जाती है भारत में व्यापार करने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनाई जाती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनाई जाती है। देखिए, डच आते भारत में पहले हैं, अंग्रेजों से पहले ही आते हैं, लेकिन इनकी कंपनी बाद में बनती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा वहां पर ये सब पूछा जाता है, और जिनका रिटन पेपर होगा उनको पूरा लिख करके आना है। चलिए, अब बारी बारी सभी कंपनियों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, जो 1498 में आते हैं। देखिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते भी हैं और सबसे बाद में जाते भी हैं। देखिए, अंग्रेज तो भारत पर शासन करते ही हैं, लेकिन वो 1947 में भारत को छोड़ देते हैं। भारत 1947 में आजाद हो जाता है अंग्रेजों की गुलामी से हमेशा के लिए। लेकिन जो पुर्तगाली थे वो 1961 में भारत से वापस जाते हैं। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे।
देखिए, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 को केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए कालीकट के तट पर पहुंचते हैं। कालीकट के तत्कालीन शासक जो थे उनका नाम था जेमोरिन, वो वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। देखिए, जब वास्को डी गामा भारत आते हैं तो वो भारत के मसाले खरीद करके यूरोप में ले जाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें 60 गुना मुनाफा होता है। अब आप सोचेंगे कि यूरोप में भारत के मसालों की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों थी। देखिए, यूरोप एक सर्द इलाका है, यानी कि ठंडी जगह है, और भारत के जो मसाले हैं वो गर्म होते हैं, तो यूरोप में मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, भारत या मसालों की। इसीलिए हर यूरोपीय कंपनी भारत के मसाले का व्यापार करना चाहती थी, और वो भारत से मसाले खरीद कर यूरोप में ले जाकर महंगे दामों पर बेचकर बहुत अधिक मुनाफा कमाया करती थी। केवल पुर्तगाली ही नहीं बल्कि अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी सभी भारत के मसालों का व्यापार करना चाहते थे। अब देखिए, जब पुर्तगाली भारत में अब आ जाते हैं तो धीरे धीरे वास्को डी गामा के बाद बहुत से पुर्तगाली व्यापारी भारत पहुंचते हैं, और धीरे धीरे वो यहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं। और कोचीन में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई, जहां से वो अपना व्यापार करेंगे। उसके बाद उन्होंने गोवा, दीव और दमन पर अधिकार कर लिया। कुन्नूर में पुर्तगालियों ने 505 ईस्वी में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। इस तरीके से क्या होता था कि ये पुर्तगाली धीरे धीरे यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए थे। गोवा पर पूरी तरीके से इनका नियंत्रण हो चुका था। पिछली बैच में जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। हर वीडियो में मैं एक नए तरीके से आपको पढ़ाने और समझाने की कोशिश करती हूँ। पिछली वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, पुर्तगालियों ने नीली या शांत जल की नीति अपनाई थी। हिंद महासागर पर इनका नियंत्रण हो गया था, यानी कि हिंद महासागर के जरिए कोई भी यूरोपीय कंपनी अगर भारत में आती है तो वो किसको टैक्स फिल करेगी, वो किसको टैक्स देगी, पुर्तगालियों को देगी। इस तरीके से पुर्तगाली और भी अधिक कमाई करते थे। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत के वायसराय के रूप में भारत आते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने गोवा को अपना मुख्य केंद्र बनाया। उसके अलावा ये बीजापुर के शासक आदिल शाह से बीजापुर को छीनकर अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। उसके अलावा ये गोवा को भी अपने अधिकार में कर लेते हैं और गोवा को अपना मुख्य केंद्र बना लेते हैं। देखिए, पुर्तगाली भी धीरे धीरे भारत में अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों और डचों के आगमन के बाद पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यूरोपीय शक्तियां भारत में आ रही थी तो इनके बीच आपस में ही संघर्ष होने लगा था, और अंग्रेज सबसे ज्यादा ताकतवर थे, और इस तरीके से पुर्तगालियों का जो प्रभाव था वो भारत में कम हो गया। पुर्तगालियों के बाद भारत में जो यूरोपीय कंपनी आती है वो डच है, जो 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। भारत में उनकी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के मसालों का व्यापार करना था। लेकिन अंग्रेजों से इनकी भी प्रतिस्पर्धा हो जाती है, क्योंकि देखो, हर यूरोपीय शक्ति जो है साम्राज्यवादी प्रतिष्ठा में उलझ चुकी है और सभी को भारत पर शासन भी करना है, तो इसीलिए आपस में ये लड़ने लगते हैं और अंग्रेजों से ये हार जाते हैं। इस तरीके से डचों का प्रभाव भी भारत पर समाप्त हो जाता है। इस तरीके से पुर्तगाली और डच दोनों ही अंग्रेजों के आगे टिक नहीं पाते। देखिए, तीसरी जो यूरोपीय कंपनी भारत में आती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी अंग्रेजों का आगमन। भारत में तीसरे नंबर पर अंग्रेज आते हैं। और देखिए, जब भी आप यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ते हैं तो बहुत सारी कंपनियों के बारे में आप पढ़ते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन इन सभी शक्तियों में सबसे मजबूत अंग्रेज थे और ये भारत पर शासन स्थापित कर लेते हैं। तो इसलिए आपको आगे के सभी चैप्टर्स में अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये भारत पर शासन स्थापित करते हैं। पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार जमाते गए और भारत में अलग अलग एक्ट लेकर आते रहे। हर एक चीज के बारे में आपको अंग्रेजों के बारे में अपने इस सिलेबस में पढ़ना है। तो देखिए, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांग ली। इसके लिए उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है।
अब ये कंपनी तो स्थापित हो गई सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। उसके बाद वास्को डी गामा ने जो समुद्री मार्ग की खोज की थी, उस समुद्री मार्ग का अंग्रेज पता लगाते हैं। उसके बाद भारत में आने के लिए अपना एक जहाज रवाना कर देते हैं। 1608 ईस्वी में हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना हुआ। देखिए ये जो जहाज है, हेक्टर नाम का जहाज, ये 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर आकर रुकता है। उस समय सूरत भारत का एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इस जहाज के कैप्टन का नाम विलियम हॉकिंस था। उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। देखिए अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली कालीकट में अपना डेरा जमा चुके थे और भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। उसके अलावा डच भी भारत में मौजूद थे और पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर नियंत्रण था। अब देखिए अंग्रेज भारत में आ चुके हैं और ब्रिटेन की ओर से भेजे गए विलियम हॉकिंस के सामने मुगल बादशाह को मनाने की एक चुनौती थी और उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे। हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया था कि मुगलों की विशाल सेना से पार हो जाना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए उन्हें जहांगीर के सहयोग की काफी ज्यादा जरूरत थी और धीरे धीरे वो जहांगीर का सहयोग भी पा जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगते हैं सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना सूरत में करनी चाहिए, लेकिन जहांगीर ने उसको फिर रोक दिया। तो इस तरीके से इनकी पहली अस्थायी कंपनी सूरत में 1608 ईस्वी में लगी, जो पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी कंपनी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में लगाई, जहां से वो भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। उसके बाद जो सूरत में 1608 ईस्वी में कंपनी नहीं लग पाई थी, वही कंपनी बाद में 1613 ईस्वी में स्थापित की जाती है सूरत में। उसके बाद अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए और धीरे धीरे ये भारत में मजबूत होते चले जा रहे थे और भारत के अलग अलग जो विशाल केंद्र थे उन पर इनका कब्जा जमता चला जा रहा था। देखिए आपका अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन करने का उद्देश्य। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना कब्जा जमा चुके थे और वो जहांगीर से बहुत तरीके की छूट भी पा जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो कंपनी के जो व्यापारी थे वो मुगलों की रजामंदी से भारत में सूत का, नील का, रेशम का, चाय आदि का व्यापार करने लगे और ये सारी चीजें वो खरीद कर उसे ले जाकर विदेश में महंगे दामों पर बेचते थे और खूब ज्यादा मुनाफा कमाया करते थे। अब सभी कंपनियां भारत के साथ व्यापार कर रही हैं और साथ ही साथ वो भारत में रहकर भारत की राजनीतिक अस्थिरता को देख रहे हैं। यहाँ पर आप एक बात सुनिएगा, जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं तो उस समय भारत में मध्यकाल चल रहा है। मध्यकाल यूरोप में पुनर्जागरण आ चुका है और यूरोप अब आधुनिक युग में चल रहा है। तो कहाँ यूरोप या आधुनिक युग में जी रहे हैं और भारत इस समय अभी मध्यकाल में चल रहा है और मुगलों का शासक है। और उसके अलावा भी अलग अलग कुछ रियासतें हैं जहाँ पर कुछ अलग अलग शासक शासन कर रहे हैं। तो भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको देखकर अंग्रेज इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अब केवल व्यापार करना इनका एकमात्र उद्देश्य नहीं था, बल्कि अब भारत की सत्ता भी प्राप्त करना इनका उद्देश्य बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मूलतः एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, जो भारत में आकर व्यापार करेगी और व्यापार करके बहुत अधिक मुनाफे कमाएगी। इसीलिए उसने कोलकाता, मुंबई, मद्रास, सूरत, मसूलीपट्टनम जितने भी भारत के अच्छे व्यापारिक केंद्र थे, सभी जगहों पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की और उन कोठियों से वो लगातार भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और मुगलों से ये अपना अच्छा संबंध भी बनाए रखते हैं ताकि इन्हें भी किसी भी प्रकार का नुकसान न सहना पड़े और ये मुगलों के रजामंदी के साथ भारत में व्यापार करते हैं। भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता देखते हुए अंग्रेजों का उद्देश्य बदल गया। अब कंपनी व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीतिक सत्ता को भी प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गई। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि नहीं भाई, हम केवल व्यापार नहीं करेंगे, अगर हम भारत की सत्ता पा जाएं तो हम और भी अधिक मुनाफे भारत से कमा सकते हैं। तो देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सत्ता प्राप्त करना हो गया तो वो भारत के नवाबों के साथ युद्ध लड़ते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसके बारे में मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। अभी आज की वीडियो में केवल हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी विदेशी कंपनी भारत आती हैं और किस तरीके से वो भारत में अपना व्यापार करती हैं और किस तरीके से उनका मकसद बदलता चला जाता है।
तो अभी हम केवल यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 से हम बक्सर और प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। उसके बाद अलग अलग चीजें हम लगातार अंग्रेजों के बारे में पढ़ते रहेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और उसके बाद अंग्रेज भारत में और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, लेकिन अब आप पढ़ेंगे डेनिश का आगमन, यानी कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, लेकिन ये अंग्रेजों के आगे टिक नहीं पाती थी। देखिए, डेनिश जो है 1616 ईस्वी में भारत आते हैं। उन्होंने त्रानकेबार, तमिलनाडु और बंगाल में अपनी बस्तियां बसाई, लेकिन इन्हें व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, इसलिए ये भारत छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको डेनिश के बारे में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि डेनिश भारत आते कब हैं, किन जगहों पे अपनी बस्तियां बसाते हैं। बस इतना अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन आते हैं वो अंग्रेजों से पूछे जाते हैं, या आपके फ्रांसीसियों से पूछे जाएंगे, या फिर पुर्तगालियों से पूछे जाएंगे। सबसे बाद में जो यूरोपीय कंपनी भारत आती है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, और इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। जब फ्रांसीसी यहाँ आते हैं तो वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये भी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और भारत पर शासन करना चाहते हैं। तो अब देखिए, अंग्रेजों का भी मकसद भारत पर शासन करना है, फ्रांसीसियों का मकसद भी भारत पर शासन करना है, डचों का मकसद भी शासन करना है। तो इस तरीके से इन सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच व्यापारिक और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, और इन सभी के बीच कई सारे युद्ध होते हैं, लेकिन सफलता अंग्रेजों को ही मिलती है, क्योंकि अंग्रेज हर तरीके से सभी विदेशी कंपनियों से मजबूत थे। जब फ्रांसीसी भारत आते हैं तो उन्होंने पांडिचेरी, चंद्रनगर ये है, माहे, करैकल में अपने केंद्र स्थापित करते हैं, अपनी कोठी स्थापित करते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, और तीनों युद्धों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं कर्नाटक का युद्ध, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। कर्नाटक के तीनों युद्धों में देखिए अंग्रेज विजयी होते हैं, और भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव सीमित रह जाता है, और अंग्रेज इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो भारत पर 200 सालों तक शासन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत कब आई और किस तरीके से आई, और इनका व्यापार करने के साथ साथ भारत पर शासन करने का उद्देश्य कैसे बन गया। अगली वीडियो में हम प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ज्यादातर जो चीजें पढ़नी है वो अंग्रेजों के बारे में ही पढ़नी है। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।